नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे जो +1 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, उसका यह लेक्चर नंबर 5 है। तो जैसा कि हमने 4th लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन है वो किया था, किस तरीके से 3री शताब्दी के आसपास का जो संकट है हमने मुख्य रूप से उसके बारे में पढ़ा था। और इसी के दौरान पाए जाने वाली रोमन साम्राज्य और मुख्य रूप से उसके वैवाहिक संबंध थे, चाहे रिलेशन था, महिलाओं को अधिकार, संपत्ति के बारे में, साक्षरता, संस्कृति के बारे में आदि उनका जो अध्ययन है वो हमने किया था। किस तरीके से जो एरिया प्रमुख था उनके बीच में जो आयु संबंध है, वो लड़कियों की शादी है वो लगभग 16 से लेकर 23 साल की उम्र में की जाती थी। और इसी के अंतर्गत जो पुरुषों की जो उम्र होती थी वो 28 से लेकर 32 साल की उम्र तक माना जाता था। कई बार पिटाई भी उनकी महिलाओं के द्वारा की जाती, जाति भी ज़्यादा पुरुषों के द्वारा महिलाओं के संबंध में की हो जाती थी। इसी के अंतर्गत हमारा आज का जो ये वीडियो है वो आर्थिक विस्तार से संबंधित है। किस तरीके से रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो आर्थिक विस्तार है वो किस तरीके से उन साम्राज्यों का विस्तारित स्वरूप है वो हुआ था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साम्राज्य में बंदरगाह, खदानों और ईंट भट्ठों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिससे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत है वो हुआ था। तो किसी भी साम्राज्य विस्तार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है जिसके अंदर व्यापारिक स्वरूप का स्तर है वो कितना जो शक्तिशाली या प्रगाढ़ रूप से अपनाया है वो गया है। तो काफ़ी सारी ये बंदरगाह, खाने, ईंट भट्ठे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि का जो संख्या थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में मानी गई थी। इनको काफ़ी आधारभूत आर्थिक संरचना का आधारभूत है वो माना जा सकता है। गेहूँ, अंगूरी, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहाँ फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियाँ उपलब्ध है वो रहती थी। तो मुख्य रूप से ये जो गेहूँ, अंगूरी, शराब, जैतून का तेल, मुख्य व्यापारिक मदें, सभी का मात्रा में काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोग है वो किया जाता था, जिसके लिए स्पेन, गैलिको प्रांत, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इन सभी से ये सारी चीज़ें मंगवाई है वो जाती थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोना कहते थे। तो इनके लिए जिन शराब और जैतून का प्रयोग है वो किया जाता था, जिन मटकों और बर्तनों के माध्यम के द्वारा जिन कंटेनरों में, उन्हें एम्फोरा है वो कहा जाता था। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं, तो उनके बारे में काफ़ी जो विस्तारित स्वरूप है वो अभी भी इनके बारे में बताया गया है। पुरातात्विक इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। तो उनके बीच में जो डालने के लिए जिनका प्रयोग है वो किया जाता था, उन सभी कंटेनरों को उनके बारे में पुरातात्विक विभाग ने ये पता करने की कोशिश की है कि किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता था और किन किन वस्तुओं, पदार्थों का उनके अंतर्गत चीज़ों का प्रयोग है वो किया जाता था, ये क्या चीज़ें ले जाई जाती थी। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातात्विक विज्ञान हमें निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल है वो हुए। तो इसी के अंतर्गत जो अन्य चिकनी मिट्टी के जो नमूने लिए गए उसके अंतर्गत काफ़ी सारे पुरातात्विक विज्ञानों ने हमें जिन तरीक़ों का निर्माण कार्य किया जाता था, जिनसे संबंधित ये शब्दावलियाँ अपनाई जाती थी, उनके बारे में जानकारी देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो माने गए हैं। इस प्रकार अब हम कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने
चरमोत्कर्ष पर था। तो इस तरीके से उनमें मुख्य रूप से हम मान सकते हैं कि स्पेन के अंदर जैतून का जो तेल निकालने की जो परंपरा थी वो लगभग 140 से 160 ईस्वी के आसपास उसमें चरम स्थिति के अंदर मानी जा सकती है, जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग है वो किया जाता था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। तो जिन स्पेन के द्वारा जैतून तेलों का जिनका मुख्य रूप से कंटेनरों में प्रयोग किया जाता था उन्हें ड्रेसल 20 के नाम से कहा जाता था। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातात्विक के नाम पर आधारित था, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित है वो किया था, जिसमें मानने के लिए या बनाए जाने के लिए जिनका सबसे पहले प्रयोग है वो किया जाता था। उनको हेनरिक ड्रेसल जो पुरातात्विक थे उन्होंने नाम के ऊपर इनका नाम है वो रखा गया था, जिन माध्यम के द्वारा इन कंटेनरों के माध्यम के द्वारा स्पेन के अंदर इन चीज़ों का प्रयोग है वो किया जाता था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए जाते थे, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था वो पाया जाता था। यानी कि ड्रेसल 20 नाम के कंटेनरों का जिन अवशेषों का प्रयोग भूमध्य सागर के अंतर्गत इनका उत्खनन और अवशेषों के माध्यम से प्रयोग है वो किया जाता था। उनसे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो स्पेन है वो जैतून का व्यापक तरीके से प्रसार है वो किया जाता था। तो इस तरीके से ये मोस्टली उत्पादक देशों के रूप में और उनका निर्माणकारी क्षेत्र के अंदर स्पेन को माना जा सकता है। ऐसे साक्ष्यों के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलाने स्थानों के बल पर पुरातात्विक यह बता सके हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतावली प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल है वो हुए थे। तो इसी के अंतर्गत जो इतावली जो नागरिक थे, जो देशों के द्वारा जैतून को तेलों का काफ़ी अधिक मात्रा में निर्माण कार्य या निकालने के लिए प्रयोग वो किया जाता था, लेकिन स्पेन के जैतून तेल के उत्पादकों से ये चीज़ों को काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है कि जो स्पेन का जैतून उत्पादक जो क्षेत्र था वो इतावली प्रतिद्वंदियों के माध्यम के द्वारा काफ़ी उत्कर्ष रूप में इनका प्रयोग है वो किया जाता था, काफ़ी मुख्य रूप से इनका प्रयोग है वो किया जाता था। इस तरीके से जो इतावली प्रतिद्वंदी थे वो इनसे पिछड़ गए थे। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों के लिए अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल है वो बेचा होगा। यानी कि ये जो टेंडेंसी अपनाई गई थी, जो रणनीति अपनाई गई थी स्पेन के द्वारा, इनके माध्यम के द्वारा इतावली के प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने का यही कारण था कि उनकी जो कीमतें थी वो सबसे कम कीमतें थी स्पेन के उत्पादकों की, और जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, वो सबसे बेटर है वो दी जा रही थी इटली के मुकाबले में। दूसरे शब्दों में विभिन्न प्रदेशों के जमींदार तथा उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं वो रहते थे। तो इसके माध्यम के द्वारा जो दूसरे अन्य उत्पादक देश थे वो वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए, यानी कि कंपटीटर माध्यम के द्वारा इन चीज़ों का सबसे अधिक प्रयोग करने के लिए आपस में प्रतिद्वंदी है वो करते रहते हैं। यानी कि जैतून का तेल निकालने के लिए काफ़ी अन्य देशों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में उनका प्रयोग है वो किया जाता था, जिसके माध्यम के द्वारा इन क्षेत्रों का प्रयोग है वो अधिक से अधिक है वो कर सकते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, और तीसरी तथा चौथी शताब्दी के अधिकांश भागों में इनको उस क्षेत्र में बोलचाल है वो रहा था, जो जिसके माध्यम से उत्तरी अफ्रीका के उत्पादक जो बाद के समय काल के अंदर देखा जाता है कि स्पेन के बाद काफ़ी अधिक मात्रा में उत्तरी अफ्रीका के देशों ने काफ़ी इस निर्माण कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है वो कर लिया था, जिसके माध्यम के द्वारा तीसरी और चौथी शताब्दी के अंतर्गत इनका सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग है वो किया जाता था। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तर अफ्रीका के प्रदूतों को तोड़ दिया। परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशियाई माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब और जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक देश अब बन गए थे, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनर में अचानक कमी है वो हो गई थी। तो लगभग 400 ईस्वी के आसपास के क्षेत्र की जब बात की जाती है तो उत्तरी अफ्रीका ने इन सभी प्रतिनिधित्व को या प्रतिद्वंदी को तोड़ दिया था, जिसके माध्यम के द्वारा स्पेन में सबसे अधिक मात्रा में
जो जैतून के तेल निर्माण कार्य क्षेत्र में प्रयोग है वो किया जाता था। इसके बाद 5वीं और 6वीं शताब्दी के अंदर एगियन, दक्षिण एशिया माइनर, तुर्की जिसके अंदर सीरिया, फिलिस्तीन व्यापारिक अंगूरी शराब और जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक देश बन गए थे, और जिसके माध्यम के द्वारा अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों की जो उत्पादक और निर्माण कार्य की शैली के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में जो कमी है वो देखी गई थी। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन और परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक कीमत है वो होती थी। तो इनकी गतिविधियों के माध्यम से इनके प्रदेशों की समृद्धि और क्वालिटी के माध्यम के द्वारा इनकी जो प्रोडक्शन की लागत थी वो काफ़ी अधिक क्षमता के अनुसार काफ़ी अधिक या कम वो होती रहती, वेरिएबल है वो होती रहती, समय के साथ इसमें परिवर्तन है वो होता रहता था। यानी कि मुख्य रूप से ये फिक्स है, वो कहीं भी नहीं मानी जा सकती है, परमानेंट है वो, इसकी कीमत है वो नहीं मानी गई है। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैपेनिया, सिसिली, मिस्र में फ्यूयूम, गैलिनी, बाइजेकीमियम, दक्षिणी गौल, बायटिका, दक्षिणी स्पेन, सेट्रोबो तथा पलिनी जैसे लेखों के अनुसार ये सभी प्रदेश सामान्य साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे घनी देशों में से एक थे। तो अन्य देशों के बारे में जिनके माध्यम से उर्वरता के रूप में या उसकी क्वालिटी के रूप में काफ़ी अधिक देशों का जो महत्व है वो माना जा सकता है, जिसके अंदर अलग अलग देशों के जो जगह हैं उनका नाम है वो लिया जा सकता है, जिसके अंदर इटली में कैम्पेलिया, सिसिली, मिस्र में फेयूम, गैलिलिया, बाइजेकियस, दक्षिणी गाल जिसे गेलियो नाबेसेसियस से भी कहते हैं, बायटिका जो दक्षिणी स्पेन के अंतर्गत क्षेत्र है वो आते हैं, स्ट्रेबो तथा पलिनी, जिसके लेखकों के अनुसार ये सभी के सभी जो आबादी क्षेत्र थे वो सबसे अधिक मात्रा में घनी आबादी में फैले हुए थे, जहाँ पर साम्राज्य का विस्तार काफ़ी अधिक मात्रा में देखा है वो जा सकता है। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली तथा बाइजेकेनियस रोम की भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात है वो करते थे। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी अगर अंगूरी शराब के बारे में जब बात आती है तो कैम्पेनिया के अंतर्गत इसका नाम है लिया जाता है, और सबसे अधिक मात्रा में सिसिली और बाइजेकेमियम जो रोम से थे उनके भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात है वो किया जाता था। गैलीली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसेफ ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक इंच टुकड़े पर खेती है वो कर रखी थी, और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में ग्वांडल कविवीर नदी के किनारों के आसपास बसी अनेक जमींदारियों से आता था। तो गैलीली के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में जो खेती है वो उन्नत किस्म की खेती है वो की जाती थी, जिसके माध्यम के द्वारा प्रदेशवासियों ने ज़मीन के प्रत्येक हिस्से के ऊपर एक एक इंच के ऊपर खेती है वो कर रखी थी। इसी के साथ जो स्पेन का जो जैतून का तेल था उसके अंदर स्पेन के दक्षिण में ग्वांडकविलिन नदी के आसपास इस किनारों के क्षेत्र अनेक जमींदारों से ये फंडिंग है वो आती रहती थी। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरणतः नुमीडिया और आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था, यानी कि समय के मौसम अनुकूल के अनुसार इसमें जो आवागमन है वो लोगों के अंदर रहता था, जिसके अंदर आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों के अंदर इसको माना जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लोगों का आवागमन है वो काफ़ी सर्दियों के अंदर या पहाड़ी क्षेत्र से सर्दियों के अंदर नीचे प्रदेशों के अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो यानी कि इस तरीके से जो देहाती क्षेत्रों के अंदर जो ऋतु प्रवास है वो व्यापक स्तर पर देखे वो जा सकते हैं। चरवाहे तथा अर्धयायावार अपने साथ में अवन आकार की झोंपड़ियाँ जिन्हें मुपालिया कहते थे उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चरागाही की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही पहले से अधिक लिया वो नियंत्रण है वो हो गई थी। तो जितने भी चरवाहा किस्म के जो लोग थे वो अर्धयायावार अपने साथ में अवन के आकार की छोटी झोंपड़ियों में रहते थे और इधर उधर वो लगभग अपना
घूमने फिरने का कार्य वो करते रहते रहे। लगभग लगभग उत्तरी अफ्रीका के अंदर अगर रोमन जागीरों की जब जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में जो चरागाहें थे उनकी काफ़ी जो संख्या में कमी आई थी, और जो भी खाना बदोश चरवाहे थे, यानी कि वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चलने वाले चरवाहे थे, उनकी अधिक मात्रा में जो आवाजाही थी वो पहले से नियंत्रित है वो हो गई थी। स्पेन में भी उत्तर क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटियों में बसे गांवों में रहते थे। जिस तरीके से स्पेन के अंदर जो उत्तरी इलाका था, उत्तरी क्षेत्र था, वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में कम विकसित हुआ था, और उसके अंदर अधिकतर जो लोग थे वो केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटियों के नीचे गाँव के अंदर बसे वो रहते थे। इन गाँवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोमन साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों इन गाँवों के अंदर, इन जो गाँव को कैस्टेला का नाम है वो कहा जाता है, यानी कि स्पेन के जो गांव होते थे उन्हें कैस्टेला कहा जाता था। और जिस तरीके से रोमन साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा और जानने की कोशिश की है, उसी के अंतर्गत ये जो निर्वासित जीवों का, चरवाहों का जीवन है वो काफ़ी असमान तो आर्थिक स्थिति के अंदर हमें देखा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठे कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था। यानी कि अगर प्राचीन समय काल के अगर ये देखा जाता था, यूनान और स्पेन के अंदर ये जो प्रणाली अपनाई गई थी और जो प्राचीन लोगों की प्रणाली थी जिसमें आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन था उनका पिछड़ा हुआ था, यानी कि शुरुआती जीवन की बात है वो की जाती है। लेकिन स्थितियाँ इसके बिल्कुल विपरीत थी। जिस तरीके से ये परिस्थितियाँ बनाई गई थी उसके माध्यम के द्वारा इनके बारे में काफ़ी जो जीवन शैली है वो अपनाई गई थी। वो मध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति की तरह तरह से इस्तेमाल है वो किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति है वो हुई थी। तो उस समय के काल जिस स्थिति का वर्णन है वो किया गया था, उस प्राचीन समय काल के अंदर जो मध्य सागर के आसपास का जो इलाका होता था वहाँ जो पानी की शक्ति थी वो काफ़ी इस्तेमाल है वो की जाती थी। इसके अंदर जल शक्ति के माध्यम से जो चलाने की प्रौद्योगिकी थी वो काफ़ी मात्रा में प्रोग्रेसिव है वो मिलती है। स्पेन में सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति की खुदाई से की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमानों पर इन खानों में खनिज वो निकाले जाते थे। तो स्पेन के सोने और चांदी के खानों में के अंदर जल शक्ति का काफ़ी अधिक मात्रा में खुदाई की जाती थी और इसके माध्यम के द्वारा काफ़ी औद्योगिक पैमानों के ऊपर खनिज है वो इन स्पेन के भंडारों का जो प्रयोग है वो किया जाता था। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 20वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन का स्तर देखने को नहीं मिलता था। यानी कि जो स्पेन के अंदर जो जल शक्ति का प्रयोग करने के बाद जो खनिज निकाले जाते थे, उस समय का उत्पादन क्षमता की अगर बात की जाती है तो जो प्रोडक्शन का कार्य था वो इतना हाई और उच्च स्तर का पाया जाता था, जिसके अंदर 19वीं शताब्दी के लगभग 1700 वर्ष के बाद तक अगर ये जो उपयोगिता या उनका जिस तरीके से टेक्निक का देखा जाता है वो कहीं भी उसके बाद के समय काल के अंदर उनका प्रयोग है वो कहीं भी देखा है वो नहीं जा सकता। इसका मतलब कि काफ़ी उन्नत जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है वो स्पेन और इटली के अंदर, स्पेन के अंदर वहाँ इन सभी चीज़ों का प्रयोग है वो किया जाता था। उस समय संगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग है वो हुआ जाता था। यानी कि व्यापारिक स्तर पे भी जो टेक्निक अपनाई जाती थी और जिसके माध्यम के द्वारा व्यापारिक लेन देन और बैंकिंग जो व्यवस्था अपनाई गई थी और जिसके माध्यम के द्वारा धन का प्रयोग है वो किया जाता था, वो काफ़ी अलग और उच्च स्तर का प्रयोग है वो किया जाता था। यानी कि अलग जो रणनीति है वो इन माध्यमों के द्वारा उनमें अपनाई गई थी, जिनके अलग अलग विशेषताओं के द्वारा उनका वर्णन है वो देखा जा सकता है। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमने रोमन की सुमंता अर्थव्यवस्था को कम करने की प्रवृत्ति कितनी अधिक थी। अब दास प्रथा तथा श्रम संबंधी मुद्दों पर विस्तार कर लेना प्रासंगिक होगा। यानी कि जिस तरीके से इस प्रौद्योगिकी और इन टेक्निक का प्रयोग किया जाता था उसके माध्यम के द्वारा जो दास प्रथा और श्रम जितने भी लेबर संबंधित जो कार्रवाई थी उनके मुद्दों पर उन बातों को वैचारिक स्तर पर लेना काफ़ी जो प्रासंगिक है वो माना जा सकता है, रेलेवेंट है वो माना जा सकता है।
यानी कि इनका प्रयोग भी उस व्यवस्था के अंदर किया, कहीं ना कहीं किया वो जाता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर तीसरी शताब्दी के अंतर्गत जो व्यवस्था अपनाई जाती थी, आर्थिक जिस तरीके से विस्तारित स्वरूप है वो दिया जाता था, मुख्य रूप से रोमन साम्राज्य की और इटली साम्राज्य के अंदर, स्पेन के अंदर मुख्य रूप से हमने देखा। और आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरा ये वीडियो लेक्चर वो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर ले और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो भी अन्य आपके बच्चे हैं, आपके +1 के जितने भी सारे बच्चे हैं, वो मेरे वीडियो के माध्यम के द्वारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस आज का लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले भी लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।